हेलो एवरीवन, मेरा नाम ओपी सिंह है। आज हम लोग बात करेंगे जीवन की उत्पत्ति। चैप्टर 20 के अंतर्गत पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। साथ ही साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। तो जीवन की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति एवं विकास क्रम पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण है। माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। जीव की उत्पत्ति और विकास का जो क्रम है वो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण है। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति का जो लास्ट फेज है, अंतिम चरण है, वो जीव की उत्पत्ति है। जीव की उत्पत्ति और विकास। पृथ्वी का अंतिम चरण क्या था? पृथ्वी की उत्पत्ति का जो लास्ट फेज था वो था जीव की उत्पत्ति और विकास। जीव की उत्पत्ति और विकास पृथ्वी का क्या था? अंतिम चरण था। और ऐसा माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। पृथ्वी पर जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। तो क्या चीज़ है? एक तो जो जीव की उत्पत्ति है और विकास क्रम है वो पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण है, और जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ, ऐसा माना जाता है। इस संबंध में विशिष्ट सृजन, स्वतः जनन, जीवात जनन, स्थायी अवस्था, ब्रह्मांडीय एवं जैव रासायनिक आदि सिद्धांत दिए जाते हैं। विशिष्ट सृजन, स्वतः जनन, जीवात जनन, स्थायी अवस्था, ब्रह्मांडीय एवं जैव रासायनिक आदि सिद्धांत इस संबंध में हैं। अब हम लोग समझते हैं जीवन के विकास की प्रक्रिया क्या रही, किस तरह से भूगर्भिक जो समय मापक्रम है वो क्या है, किस तरह से समय को डिसाइड किया गया कि किस पीरियड में किस चीज़ का विकास हुआ। तो हम लोग अब इसकी बात करते हैं, भूगर्भिक समय मापक्रम और उसकी विशेषताएं। भूगर्भिक समय मापक्रम की बात करें तो वर्तमान समय में पृथ्वी के, यहाँ पर भारत के दे रखा है, ये जो भारत का भूगोल है वहाँ पर इसको दृष्टि को एक बुक भारत एवं विश्व का भूगोल उसमें दे रखा है, तो वहाँ से हमने इसको इसमें भी शामिल कर लिया है विश्व भूगोल में। फिर ये उधर जब भारत का भूगोल हम लोग कवर करेंगे तो ये दोबारा हो जाएगा, चीज़ें ठीक से समझ आ जाएंगी। तो भूगर्भिक समय मापक्रम और उसकी विशेषताएं क्या हैं? वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना के विकास क्रम के काल को विभिन्न कालों में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पर देख भी सकते हैं आप, इयोन्स में डिवाइड किया गया है, और एरा में डिवाइड, फिर कल्प मतलब पीरियड, इपॉक, युग, और ये यहाँ पर दिया है कि कितने वर्ष पहले का पीरियड रहा।
जब जो मुख्य घटनाएं घटित हुई तो उनका पीरियड अब से कितने वर्ष पहले रहा, वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो जो भी टाइम पीरियड है उसको कई कालों में डिवाइड किया गया है, इयोन्स में डिवाइड किया गया है, महाकल्प जिसे इरा कहते हैं उसमें डिवाइड किया गया है, फिर कल्प पीरियड, युग इपोक और फिर आदि में बांटा गया है। तो अब हम लोग इस टेबल को देखते हैं कि इससे पता लगेगा हमें कि किस टाइम पे कौन सी घटनाएं हुई। चतुर्थ सबसे पहले जो इरा है, महाकल्प है सबसे पहला, वो है नवजीवन महाकल्प, सेनोजोइक। ये महाकल्प आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक का पीरियड है। वर्तमान से हम लोग शुरू कर रहे हैं और लास्ट स्टार्टिंग तक जाएंगे। तो नवजीवन महाकल्प, सेनोजोइक, अंग्रेजी में से, हिंदी अंग्रेजी में दोनों में हमें पता होना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये। आज से लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक का जो टाइम पीरियड है उसको नवजीवन कहते हैं, सेनोजोइक कहते हैं, सेनोजोइक इरा या फिर नवजीवन महाकल्प। इसको डिवाइड किया गया है चतुर्थ क्वाटरनरी कल्प में, क्वाटरनरी पीरियड में मतलब चतुर्थ कल्प में, और इसमें तृतीय कल्प आ जाता है, तृतीय कल्प इसमें आ जाता है। तो इसमें ये दो हैं, एक तो आपका तृतीयक टर्सरी पीरियड और एक क्वाटरनरी पीरियड, मतलब चतुर्थ कल्प और तृतीय कल्प। अब जो चतुर्थ कल्प है इसमें दो युग हैं, दो पीरियड हैं, एक तो अभिनव पीरियड, अभिनव युग, और अत्यंत नूतन युग, ये दो हैं। अब इसमें यहाँ पर आयु या आधुनिक वर्ष पहले, मतलब अब से कितने वर्ष पहले जो घटनाएं घटित हुई हैं वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। 0 से 10,000 वर्ष पहले, आज से, अभी से शुरू करें तो अभी से 0 से मतलब 10,000 वर्ष पहले तक का जो काल रहा है, मतलब अब से 10,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव, आदि मानव, होमोसेपियंस का क्या है, उदय हुआ। मतलब बुद्धिमान मानव की उत्पत्ति आज से 10,000 वर्ष पहले हुई, जो आधुनिक मानव है। उसके बाद में अत्यंत नूतन जो काल है वो 10,000 से लेकर के अगले, अब 10,000 से, अब से 0 से 10,000 तक तो हमने बात कर ली, आधुनिक मानव जो आदि मानव था उसकी उत्पत्ति हुई, होमोसेपियंस जो वर्तमान मानव है। और फिर अब वो 10,000 से आगे चले जाएं और 20 लाख वर्ष तक चले जाएं, 10,000 से 20 लाख वर्ष तक का जो पीरियड है उसको कहा गया है अत्यंत नूतन, अत्यंत नूतन। तो इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में भी यही घटना देखने को मिलती है कि इसमें आदि मानव जो है, आदि मानव की उत्पत्ति उस समय हुई, मतलब होमोसेपियंस जो मानव है उस समय इसकी उत्पत्ति हुई, और 0 से 10,000 वर्ष पहले जो है वो है क्या है, आधुनिक मानव इसमें काउंट हो जाता है। और आदि मानव 10,000 से 20 लाख वर्ष पहले तक के टाइम में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर है टर्सरी पीरियड, इसको कई कालों में डिवाइड किया गया है। एक अति नूतन, फिर अल्प नूतन, अधिनूतन, आदि नूतन, पुरानूतन। तो इसमें जो अति नूतन कल्प है ये 20 लाख से 50 लाख वर्ष पहले का टाइम पीरियड है। अति नूतन क्या है, 20 लाख से 50 लाख वर्ष पहले का टाइम पीरियड, और इसमें आरंभिक मनुष्य के पूर्वज जो थे उनकी उत्पत्ति हुई। आरंभिक मनुष्य के पूर्वज, आरंभिक मनुष्यों के पूर्वजों की
उत्पत्ति मानी जाती है। कौन से काल में? अति नूतन काल में, जो 20 लाख से 50 लाख वर्ष पहले का काल है अब से। उसके बाद अल्प नूतन काल, ये 50 लाख से लेकर के अब और 50 लाख से आगे की बात हो रही। 50 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष पहले का काल। 50 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष पहले, करोड़ वर्ष पहले का जो टाइम पीरियड है उसको क्या कहा गया है? अल्प नूतन। इस समय वनमानुष, फूल वाले पौधे और वृक्षों की उत्पत्ति हुई। 50 लाख से 2.4 करोड़ वर्ष पहले का जो टाइम पीरियड रहा है, उस समय क्या है? वनमानुष की उत्पत्ति हुई और फूल वाले पौधों की उत्पत्ति हुई और वृक्ष की उत्पत्ति हुई। वृक्ष जो आज देखते हैं हम लोग, इनकी उत्पत्ति हुई। उसके बाद तीसरा जो युग है टर्सरी पीरियड में, वो है अधिनूतन। अधिनूतन ये 2.4 करोड़ वर्ष से लेकर के 3.7 करोड़ वर्ष पहले का जो पीरियड रहा, 2.4 करोड़ वर्ष से 3.7 करोड़ वर्ष पहले का जो पीरियड था, उसमें मनुष्य से मिलता जुलता वनमानुष जंतु पैदा हुआ। वनमानुष जंतु पैदा हुआ जो मनुष्य से मिलता जुलता था 2.4 करोड़ से 3.7 करोड़ वर्ष पहले। उसके बाद इसका जो चौथा पीरियड है आदि नूतन, इसकी समय सीमा क्या है? 3.7 करोड़ से लेकर के 5.8 करोड़ वर्ष पहले तक का जो टाइम पीरियड रहा। इस दौरान खरगोश की उत्पत्ति हुई, रैबिट की। खरगोश की उत्पत्ति कब हुई? आदि नूतन युग में, जो क्या है? टर्सरी पीरियड का एक युग है, एक पीरियड, टाइम पीरियड है एक। और ये किसके अंतर्गत आता है? कौन से इरा में? तो ये महाकल्प में आता है, यानी कि जो सेनोजोइक इरा है उसका ये पार्ट है। उसके बाद तो खरगोश की उत्पत्ति कब हुई? 3.7 करोड़ से 5.8 करोड़ वर्ष पहले आदि नूतन युग में और टर्सरी पीरियड में और नवजीवन महाकल्प में या फिर सेनोजोइक इरा में। उसके बाद इसका जो पांचवा पीरियड है वो है पुरानूतन। टर्सरी पीरियड का, टर्सरी युग का, टर्सरी कल्प का पांचवा जो युग है वो है पुरानूतन युग, जो 5.8 करोड़ से 6.8 करोड़ वर्ष पहले तक का टाइम पीरियड है अब से। इसमें छोटे स्तनपाई चूहे आदि की उत्पत्ति हुई। छोटे स्तनपाई जो भी हैं, चूहे हैं, इनकी उत्पत्ति देखी गई इस टाइम पीरियड में। अब इसके बाद आता है मध्यजीवी। नवजीवन अभी हमने देखा, अब मध्यजीवी सेनोजोइक देखा। उसके बाद मेसोजोइक। मेसोजोइक ये 6.5 करोड़ से लेकर के 24.5 यानी कि 6.5 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पहले, 6.5 करोड़ से लेकर के 24.5 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड है ये मेसोजोइक इरा का। स्तनपाई इसमें पाए गए और इसको 3 युगों में डिवाइड किया गया है, क्रिटेशियस, जुरैसिक, ट्रियासिक। उसके बाद जो क्रिटेशियस है, अब इसका जो युग है वो कोई नहीं है, ये पीरियड है, कल्प इसके हैं 3 कल्पों में इसको क्रिटेशियस, जुरैसिक, ट्रियासिक में डिवाइड किया गया, लेकिन इसके पीरियड कोई भी नहीं है। तो क्रिटेशियस जो युग है वो 6.5 करोड़ से 14 यानी कि 14.4 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड है। डायनासोर का विलुप्त होना इसमें देखा गया। उसके बाद जुरैसिक है। जुरैसिक में ये 14.4 करोड़ से 20
यानी कि 20.8 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड रहा है, डायनासोर का युग था ये। उसके बाद अभी देखिए हम वर्तमान से बात कर रहे हैं, वर्तमान से पास्ट की ओर जा रहे हैं, इसलिए विलुप्त होना पहले आएगा और उसके बाद में डायनासोर का युग आएगा, क्योंकि पहले डायनासोर रहे होंगे उसके बाद ही तो विलुप्त हुए होंगे। तो क्रिटेशियस पहले का युग है, अभी से हम चल रहे हैं। उसके और उससे और पास्ट में चले जाएं तो जुरैसिक, उससे और पास्ट में चले जाएं तो ट्रियासिक, इस तरह से हैं ये। तो क्रिटेशियस जो 6.5 से 14.4 करोड़ वर्ष पहले का टाइम था, इसमें डायनासोर विलुप्त हो गए थे। और जुरैसिक जो है 14.4 से 20.8 करोड़ वर्ष पहले का जो काल रहा, इसमें डायनासोर का ये युग रहा जुरैसिक। और फिर 20.8 करोड़ से लेकर के 24.5 करोड़ वर्ष पहले का जो टाइम पीरियड रहा ट्रियासिक कल्प का, तो इसमें मेंढक और समुद्री कछुए की उत्पत्ति हुई। मेंढक और समुद्री कछुए की उत्पत्ति देखी गई इस टाइम पीरियड में, ट्रियासिक युग में, ट्रियासिक कल्प में। उसके बाद पुराजीव आता है, पुराजीव महाकल्प, पेलोजोइक इरा। इसका टाइम पीरियड है 24.5 करोड़ वर्ष से लेकर के 57.0 करोड़ वर्ष पहले, मतलब 24.5 करोड़ वर्ष से 57.0 करोड़ वर्ष पहले का जो टाइम पीरियड रहा वो क्या है, पुराजीव, पैलोजोइक इरा। सबसे पहला क्या था, नवजीवन, फिर मध्यजीवी और फिर पुराजीव। अंग्रेजी में बात करें तो सबसे पहला क्या था, न्यूजोइक, फिर मेसोजोइक, उसके बाद पैलियोजोइक। इसको कई जो आपके पीरियड हैं, जो कई कल्प हैं, उनमें डिवाइड किया गया है। पर्मियन कल्प, कार्बोनिफेरस, डेवोनियन, प्रवालवदी या सिल्रियन कल्प, ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन कल्प, इनमें डिवाइड किया गया है। तो जो पर्मियन कल्प है इसका टाइम पीरियड 24.5 करोड़ से लेकर के 28.6 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड रहा इसका। इसमें रेंगने वाले जीवों की अधिकता देखी गई और जल स्थलचर इसमें दोनों ही पाए जाते हैं। इस समय का जो पर्मियन जो पीरियड था, पर्मियन जो कल्प था, उसमें क्या है, रेंगने वाले जीवों की अधिकता थी और जलचर और स्थलचर, जल स्थलचर दोनों ही पाए जाते हैं इसमें। कार्बोनिफेरस दूसरा जो पीरियड है इसका वो है कार्बोनिफेरस, जो 28.6 करोड़ से 36.0 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड है। इसमें पहले रेंगने वाले जंतु, रीढ़ की हड्डी वाले पहले जीव इसमें देखे गए। देखिए जो कार्बोनिफेरस युग है इसमें पहले रेंगने वाले जंतु देखे गए और ये जो इसमें जो रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे वो पहले जीव देखे गए, रीढ़ की हड्डी वाले और रेंगने वाले कार्बोनिफेरस पीरियड में। फिर है डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड जो 36.0 से लेकर के 40.8 करोड़ वर्ष पहले का टाइम रहा है। तो इस दौरान स्थल जल पर रहने वाले जीव देखे गए, स्थल पर और जल पर रहने वाले जीव इस समय देखे गए। ये और पहले की बात है, हम लोग पास्ट में जा रहे हैं, वर्तमान से पास्ट में जा रहे हैं। फिर है प्रवालवदी या सिल्रियन जो कल्प है, पीरियड है वो, इसका टाइम क्या है 40.8 करोड़ से लेकर के 43.8 करोड़ वर्ष पहले का। और इसमें स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधे मिले, पौधों के रूप में स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह देखे गए। प्रवालवदी या सिल्रियन जो कल्प है इसमें, जो अब से 40.8 करोड़ से लेकर के 43.8 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड है। मतलब 3 करोड़ वर्षों तक ये टाइम पीरियड रहा जिसमें क्या है, स्थल पर जीवन के प्रथम चिन्ह पौधों के रूप में देखने को मिलते हैं। उसके बाद है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन कल्प ये 43.8 करोड़ से लेकर के 50.5 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड है।
पहली मछली देखी गई इसमें। इस समय क्या है, पहली मछली के अवशेष देखने को मिलते हैं। अब से 43.8 करोड़ से लेकर के 50.5 करोड़ वर्ष पहले के टाइम पीरियड के दौरान पहली मछली के अवशेष मिले, पहली मछली देखी गई। फिर है कैम्ब्रियन पीरियड। ये 50 यानी कि 50.5 से लेकर के 57 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड है। तो इसमें क्या है, स्थल पर कोई जीवन नहीं, इस समय स्थल पर कोई जीवन नहीं था। कैम्ब्रियन पीरियड में जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। मतलब जो भूमि है, जो स्थल है, जल वाले हिस्से को छोड़ दें तो इस पर किसी तरह का जीवन नहीं था, केवल जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे। अब इसके बाद आता है वो है प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प, ये 57 करोड़ से लेकर के 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड रहा है। 57 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 4 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड रहा, उसको प्री कैम्ब्रियन महाकल्प नाम दिया गया है। इसमें इसको किसी पीरियड में, किसी कल्प में या फिर किसी युग में डिवाइड नहीं किया गया है। इसके लिए कल्प में या युग में डिवाइड नहीं किया गया है, सीधे इस पीरियड को दिया है। और इसमें इनकी विशेषताओं के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर 3 टाइम पीरियड इसमें हैं। पहला क्या है, 57 करोड़ से लेकर के 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले का जो टाइम पीरियड था, इसमें कई जोड़ों वाले जीवों की उत्पत्ति देखी गई। कई जोड़ों वाले जीवों की उत्पत्ति 57 करोड़ से लेकर के 2 अरब 50 करोड़ वर्ष पहले के टाइम पीरियड में देखी गई। फिर इसमें 2.5 अरब से 3.8 अरब वर्ष पहले, इसी टाइम पीरियड में 8 अरब वर्ष पहले नील हरित शैवाल और एक कोशिकीय जीवाणु, महाद्वीप व महासागरों का निर्माण, महासागरों व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता देखने को मिलती है। मतलब इसमें ये 2.5 अरब से 3.8 अरब वर्ष पहले की बात हो रही। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, नील हरित शैवाल और एक कोशिकीय जीवाणु, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें। और फिर ये 3.8 अरब से 4.8 अरब वर्ष पहले का जो टाइम पीरियड है, इसमें महाद्वीप, महासागरों का निर्माण, महासागरों और वायुमंडल में CO2 की अधिकता देखने को मिलती है। उसके बाद है, और ये टाइम पीरियड इसमें आगे गिवन है, क्या है ये चीज़, 5 अरब से 13.7 अरब वर्ष पहले। इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, 5 अरब वर्ष पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई, 12 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, और 13.7 अरब वर्ष पहले कुछ भी नहीं था, सिर्फ ब्रह्मांड क्या था, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग एक पॉइंट पर सभी क्या है, ब्रह्मांड समाया हुआ था। तो ये है टाइम पीरियड, इसको बिग बैंग से लेकर के अब तक डिवाइड किया गया है कई हिस्सों में। अब हम लोग देखते हैं इनका संक्षिप्त परिचय। अभी तो हमने टेबल को देख लिया कि टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। अब हम सभी कालों में इनकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको यहाँ पर कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्री कैम्ब्रियन। अब ये प्री कैम्ब्रियन जो पीरियड है, अभी हम देख रहे थे, ये सूर्य की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद का पीरियड है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद का पीरियड है ये।
यहाँ से मतलब अब पास्ट से वर्तमान की ओर हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हुए आएंगे। पहले प्री कैम्ब्रियन फिर कैम्ब्रियन आएगा, क्योंकि इससे पहले क्या था, इससे पहले कैम्ब्रियन था। मध्यजीवी, पुराजीवी, प्री कैम्ब्रियन और इसी का हिस्सा कैम्ब्रियन। ये जो इसका जो आपका ये पुराजीव है पैलेयोजोइक, इसका जो हिस्सा है ये कैम्ब्रियन यहाँ पर गिवन है। ये इसके बारे में, इन सब के बारे में हम लोग संक्षिप्त में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्री कैम्ब्रियन। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन इरा लगभग 480 करोड़ वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन महाकल्प शुरू हुआ। ये कब शुरू हुआ? लगभग 480 करोड़ वर्ष पहले, 480 करोड़ वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई। और क्या चीज़ें देखने को मिली? इसका समय पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से 57 करोड़ वर्ष पहले तक माना जाता है। इसका जो समय है वो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति का समय लगभग वही 5 अरब है। तो इसका जो समय है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के आज से 57 करोड़ वर्ष पहले तक का माना जाता है। अभी से 57 करोड़ वर्ष पहले चले जाएं और पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी उस समय का जो टाइम है, तो ये टाइम पीरियड है वो क्या है? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प का टाइम पीरियड है। इस महाकल्प में निर्मित प्राचीनतम पर्वत को आर्कियन पर्वत कहते हैं। इस समय जो पर्वतों का निर्माण हुआ प्री कैम्ब्रियन में उनको बोलते हैं आर्कियन पर्वत। उनको क्या बोलते हैं? आर्कियन पर्वत। ताप और दाब के कारण इस युग की चट्टानों में सर्वाधिक रूपांतरण हुआ। इस समय ताप पृथ्वी का अधिक था और दाब भी अधिक था। इस वजह से क्या है, चट्टानों में क्या है, चट्टानों का ज़्यादा क्या है, रूपांतरण हुआ। रूपांतरण ज़्यादा ही नहीं बल्कि सर्वाधिक रूपांतरण हुआ। सर्वाधिक रूपांतरण इसी समय हुआ क्योंकि इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर हाई था, दाब भी क्या था, हाई था। तो इस वजह से चट्टानों का क्या है, सर्वाधिक रूपांतरण हुआ। इस महाकल्प की चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता है जिसमें सोना और लोहा पाया जाता है। और इस समय की जो चट्टानें हैं उसमें ग्रेनाइट ज़्यादा मिलता है, ग्रेनाइट की चट्टानें ज़्यादा मिलती हैं। प्री कैम्ब्रियन की बात कर रहे हैं हम लोग, ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं और नीस मिलती हैं, नीस चट्टानें मिलती हैं जिनमें क्या है, इनमें क्या पाया जाता है, सोना और लोहा। इनमें सोने और लोहे की अधिकता होती है, तो सोना और लोहा पाया जाता है ग्रेनाइट और नीस चट्टानों में। और ये कौन से पीरियड में मिलती हैं? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। भारत में इसी समय अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का भी निर्माण हुआ। प्री कैम्ब्रियन पीरियड में ही क्या है, अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। अरावली पर्वत और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण हुआ।
प्री कैम्ब्रियन में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इसी समय कनाडियन या लॉरेंसियन शील्ड का निर्माण हुआ और इस समय कनाडियन कहें या लॉरेंसियन शील्ड, कनाडियन या लॉरेंसियन शील्ड का निर्माण इसी पीरियड में हुआ, प्री कैम्ब्रियन में। और इस पीरियड में समुद्रों में रीढ़ विहीन एक कोष के जीवों का उद्भव हुआ। इस पीरियड की ये विशेषताएं हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज़ पूछी जा सकती है। इस महाकल्प में समुद्रों में क्या है, समुद्रों में रीढ़ विहीन ये एक कोष के जीव थे। एक कोशिकीय जीवों का उद्भव हुआ। एक कोष के जीवों का उद्भव हो गया था समुद्र में इस समय, जो रीढ़ विहीन जीव थे, किंतु शैलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। लेकिन शैलों में जीवाश्मों का अभाव, शैलों में जीवाश्मों का अभाव था, मतलब जो शैलें थी उनमें जीवाश्म नहीं पाए गए हैं। इससे पता लगता है कि इस समय प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में क्या है, जीव स्थल पर नहीं थे। वनस्पति के क्षेत्र में इस समय तक केवल सागरीय घास का ही उद्भव हो सका था, परंतु स्थल भाग जीव रहित था। वनस्पति की अगर बात की जाए तो इस टाइम पीरियड में केवल क्या है, सागरीय घास की उत्पत्ति हुई थी। केवल सागरीय घास की उत्पत्ति हुई थी, केवल सागरीय घास देखी गई थी। और जो स्थल भाग था, स्थल क्या था, जीव रहित था, स्थल पर जीवन नहीं था। तो ये विशेषताएं हैं प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की। ये सबसे प्राचीन जो महाकल्प है वो है, सबसे प्राचीन इरा है ये। इसके बाद आता है कैम्ब्रियन कल्प। कैम्ब्रियन कल्प कैम्ब्रियन पीरियड, इसकी क्या विशेषताएं रही हैं। ये पैलेयोजोइक जो पुराजीव महाकल्प था, पुराजीव महाकल्प, उसका पहला कल्प था ये। पुराजीव महाकल्प का ये पहला कल्प है, पहला कल्प। अब हम लोग बिल्कुल पास्ट से चल रहे हैं, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और जीवन की कुछ शुरुआत हुई, उस समय से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प से शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल पास्ट से और वर्तमान की ओर आ रहे हैं। तो पुराजीव महाकल्प था, इसका कैम्ब्रियन कल्प प्रथम क्या था, फर्स्ट पीरियड था ये कैम्ब्रियन कल्प। और इसकी जो अवधि है वो क्या है, आज से 57 करोड़ वर्ष ये पहले प्रारंभ हुआ। 57 करोड़ वर्ष
पूर्व से लेकर के 50.5 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड है इसका। 57 करोड़ से 50.5 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड है ये। अर्थात ये कल्प 6.5 करोड़ वर्ष तक रहा। अगर देखा जाए तो ये इसका जो टाइम पीरियड रहा वो कितना रहा, 6.5 करोड़ वर्ष का टाइम पीरियड रहा, यानी कि 6.5 करोड़ वर्ष तक ये काल चला। इस कल्प में पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का विस्तार तथा उतार होता रहा। अभी कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ, पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का मतलब कम गहरे सागर, छिछले सागरों का विस्तार और उतार होता रहा, विस्तार और उतार होता रहा इस पीरियड में। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ। कैम्ब्रियन पीरियड के दौरान ही ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स और उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड, पश्चिमी इंग्लैंड और साथ ही साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें इन जगहों पर क्या है, कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ। कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण देखने को मिलता है। कहाँ कहाँ, तो कैम्ब्रियन कल्प की क्या विशेषता है, पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का विस्तार और उतार देखा गया। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स, उत्तरी पश्चिमी स्कॉटलैंड, पश्चिमी इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ। यूरोप महाद्वीप में ज्वालामुखी क्रिया हुई, परंतु पर्वत निर्माण के लक्षण नहीं मिलते हैं। यूरोप महाद्वीप में क्या हुआ, ज्वालामुखी क्रिया देखने को मिलती हैं यूरोप में, लेकिन पर्वतों का निर्माण नहीं हुआ। पर्वतों के निर्माण के लक्षण इस समय नहीं मिलते हैं। कैम्ब्रियन पीरियड में यूरोप महाद्वीप में ज्वालामुखी क्रिया तो हुई थी, लेकिन पर्वतों के निर्माण के लक्षण यहाँ नहीं मिलते हैं। स्थल सतह पर अभी भी जीवों का विकास नहीं हुआ था। कैम्ब्रियन काल में भी स्थल पर क्या है, स्थल पर जीवों का विकास नहीं हुआ था स्थल पर इस समय भी, कैम्ब्रियन कल्प में भी। इसके बाद दूसरा जो पीरियड है इसका वो है ऑर्डोविशियन। फिर कौन सा पीरियड है, ऑर्डोविशियन कल्प। ऑर्डोविशियन पीरियड
इसकी क्या विशेषताएं रहीं? इसका प्रारंभ आज से 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 43.8 करोड़ वर्ष पहले का टाइम पीरियड रहा। ये 50.5 से 43.8 करोड़ वर्ष पहले तक का जो टाइम पीरियड रहा, जो अगर इसका डिफरेंस देखें तो ये 6.7 करोड़ वर्ष तक चला। 6.7 करोड़ वर्ष तक का इसकी जो अवधि है वो रही। इस कल्प में समुद्र का विस्तार हुआ। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या रहीं? समुद्र का विस्तार हुआ, कुछ छिछले सागरों में बालू और कीचड़ का जमाव बढ़ता गया, जिस कारण कई सागर शुष्क हो गए। देखिए, समुद्र का विस्तार हुआ और क्या हुआ? छिछले सागरों में, कुछ छिछले सागरों में क्या हुआ? बालू और कीचड़ का जमाव बढ़ा। बालू और कीचड़ का जमाव बढ़ा, जिस कारण से क्या है? सागर शुष्क हो गए, जिस कारण से कई सागर क्या है? जिस कारण कई सागर शुष्क हो गए इस टाइम पे। तो समुद्र का विस्तार हुआ ऑर्डोविशियन कल्प में, और क्या हुआ? छिछले सागरों में बालू और कीचड़ का जमाव बढ़ता गया, जिस कारण से क्या है? कई सागर क्या है? शुष्क हो गए। इस युग की चट्टानों का जमाव उत्तर पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका में संपन्न हुआ। इस समय पर्वत निर्माण शुरू हो गया। ऑर्डोविशियन कल्प में पर्वत निर्माण शुरू हुआ। इस समय क्या है? चट्टानों का जमाव कहाँ हुआ? उत्तर पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। चट्टानों का जमाव उत्तर पश्चिम यूरोप और उत्तरी अमेरिका में संपन्न हुआ। इस समय पर्वत निर्माण शुरू हो गया। पर्वत निर्माण शुरू हुआ इस समय ऑर्डोविशियन कल्प में। इस समय भी वनस्पतियों का विस्तार केवल सागरों तक सीमित रहा। इस समय वनस्पतियां क्या थीं? वनस्पतियां सागरों तक सीमित थीं। इस समय भी वनस्पतियां सागरों तक सीमित थीं। इस समय सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय थी, और सागरीय भागों में इस समय क्या था? सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया इस समय सागरीय भागों में क्या थी? सक्रिय थी। ऑर्डोविशियन कल्प में सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय थी। सब जगह पर गर्म जलवायु थी, किंतु कोई जलवायु कटिबंध नहीं था। और सब जगह पर क्या था? गर्म जलवायु थी। और क्या बात कह रहे हैं ये? कोई जलवायु कटिबंध नहीं था, मतलब पूरे पृथ्वी पर समान जलवायु थी। कोई
जलवायु कटिबंध नहीं, कोई जलवायु कटिबंध नहीं था, सब जगह पर क्या है, समान जलवायु थी। तो ये सारी विशेषताएं हैं ऑर्डोविशियन कल्प की। एक बार फिर देख लेते हैं इन्हें क्या क्या चीज़ें थी। ऑर्डोविशियन कल्प, इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो कितना है, आज से 50.5 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 43.8 करोड़ वर्ष पहले तक का टाइम पीरियड रहा है इसका। अगर इसकी समय अवधि की बात करें तो 6.7 करोड़ वर्ष इसकी समय अवधि रही। इसमें क्या क्या विशेष कार्य हुए, समुद्र का विस्तार हुआ और जो छिछले सागर थे उनमें बालू और कीचड़ का जमाव बढ़ा, जिस कारण से कई सागर क्या है, शुष्क हो गए। चट्टानों का जमाव उत्तर पश्चिम यूरोप में हुआ और उत्तरी अमेरिका में हुआ। पर्वत निर्माण शुरू हुआ इस समय ऑर्डोविशियन कल्प में। वनस्पतियाँ सागरों तक सीमित थीं। वनस्पतियाँ इस समय सागरों तक ही सीमित थीं, स्थल पर वनस्पतियाँ नहीं थीं। सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया भी सक्रिय थी। इस समय सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रिया सक्रिय थी और सब जगह क्या है, गर्म जलवायु, सब जगह पूरी पृथ्वी पर गर्म जलवायु थी। कोई जलवायु कटिबंध नहीं था, ऐसा नहीं था कि किसी क्षेत्र की जलवायु अलग हो पृथ्वी पर और किसी हिस्से की अलग हो, पूरी पृथ्वी पर समान जलवायु थी। उसके बाद जो कल्प आता है वो है सिल्यूरियन कल्प। सिल्यूरियन कल्प सिल्यूरियन पीरियड, इसकी क्या विशेषताएं रहीं और इसका टाइम पीरियड क्या रहा। तो 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के अब से 43.8 करोड़ वर्ष पहले ये शुरू हुआ और 40.8 करोड़ वर्ष पहले तक ये चला। कब शुरू हुआ ये, 43.8 करोड़ वर्ष पहले, और कब तक चला, 40.8 करोड़ वर्ष पहले तक। अगर इसकी अवधि की बात करें तो कितनी अवधि हो गई, 43.8 में से 40.8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा, 3 करोड़, यानी कि इसकी जो अवधि है वो 3 करोड़ वर्ष तक की रही। इस समय क्या हुआ, इस समय सागरीय तल में उतार चढ़ाव हो रहा था, परिणाम स्वरूप स्थल पर बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इन सब के बावजूद पर्वत निर्माण की प्रक्रिया तो चलती रही, किंतु ऑर्डोविशियन कल्प की अपेक्षा ज्वालामुखी की क्रिया में कमी आई। जलवायु आनुपातिक रूप से सर्वत्र गर्म एवं समान थी। इस समय क्या हुआ, सागरीय तल में क्या है, उतार चढ़ाव देखा गया। सागरीय तल में उतार चढ़ाव, सागरीय जल में जो सागरीय तल था उसमें उतार चढ़ाव देखा गया था, जिस कारण से क्या है, स्थल पर बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जिस कारण से क्या है, स्थल पर बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, क्योंकि सागरीय तल में क्या है, उतार चढ़ाव हो रहा था, तो उस वजह से स्थल पर क्या है, बदलाव की प्रक्रिया देखने को मिली। इन सब के बावजूद पर्वत निर्माण की प्रक्रिया तो चलती रही।
किंतु ऑर्डोविशियन कल्प की अपेक्षा ज्वालामुखी की क्रिया में कमी आई। इन सब के बाद भी क्या, पर्वत निर्माण की क्रिया सिल्यूरियन पीरियड में भी चलती रही। पर्वत पर्वत निर्माण जारी रहा। पर्वत निर्माण जारी रहा, लेकिन ऑर्डोविशियन कल्प में जो ज्वालामुखी क्रिया की तीव्रता थी वो अब क्या है, इसमें कमी आई। ज्वालामुखी क्रिया में कमी, ज्वालामुखी क्रिया में कमी देखी गई। जलवायु आनुपातिक रूप से सर्वत्र गर्म एवं समान थी। जलवायु क्या थी, सर्वत्र गर्म और समान थी। आनुपातिक रूप से सर्वत्र गर्म और समान थी जलवायु। इस कल्प की पर्वत निर्माण प्रक्रिया को कैलेडोनियन हलचल के अंतर्गत माना जाता है। इस समय की जो पर्वत निर्माण प्रक्रिया थी, पर्वत निर्माण प्रक्रिया, इसको किसके अंतर्गत माना जाता है, कैलेडोनियन हलचल। कैलेडोनियन हलचल के अंतर्गत इसको माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर अमेरिका के अपलेशियन, स्कॉटलैंड एवं स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण हुआ था। कैलेडोनियन जो हलचल है उसके अंतर्गत इस काल की पर्वत निर्माण प्रक्रिया को माना जाता है। सिल्यूरियन कल्प की पर्वत निर्माण प्रक्रिया को कैलेडोनियन हलचल के अंतर्गत रखा जाता है और माना जाता है कि इस कैलेडोनियन हलचल के परिणाम स्वरूप ही उत्तर अमेरिका के अपलेशियन, उत्तर अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है, अपलेशियन और स्कॉटलैंड एवं स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण शुरू। उत्तर अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है उसका निर्माण हुआ और स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण शुरू हुआ इस कल्प में। और इसको क्या कहा जाता है, कैलेडोनियन हलचल। कैलेडोनियन हलचल के अंतर्गत ही इसको माना जाता है, इस पर्वत निर्माण प्रक्रिया को। अब जीवों की बात कर लेते हैं। सागर में रीढ़ वाले जीवों की किस्मों में विस्तार तथा विकास हुआ। सागर में क्या हुआ, सिल्यूरियन कल्प में सागर में रीढ़ वाले जो जीव हैं, रीढ़ वाले जीवों की किस्मों मतलब जातियों में क्या हुआ, विस्तार और विकास हुआ इनका।
सागर में रीढ़ वाले जीवों की किस्मों में विस्तार हुआ और उनका विकास हुआ। वनस्पतियों के कई प्रकारों में भी विकास हुआ। साथ ही क्या है, वनस्पतियों के प्रकारों में भी क्या है, विकास हुआ। प्रवाल जीवों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार मिलता है और इस कल्प में सिल्यूरियन पीरियड में जो प्रवाल जीव थे इनका क्या है, सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार। प्रवाल जीवों का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार देखने को मिलता है। तो सिल्यूरियन पीरियड की ये भी एक विशेषता है कि जो प्रवाल जीव हैं उनका सर्वप्रथम सबसे पहले बड़े पैमाने पर विस्तार देखने को मिलता है सिल्यूरियन पीरियड में। मतलब एक तरह से इनकी उत्पत्ति उस समय देखने को मिल सकती है। इसी समय स्थल पर पहली बार वनस्पति का उदय हुआ, लेकिन ये वनस्पति पत्ती विहीन थी। इस प्रकार की वनस्पतियों के अवशेष ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। सिल्यूरियन पीरियड में ही क्या है, फर्स्ट टाइम वनस्पति की बात हो रही है। पहली बार वनस्पति कब पैदा हुई, 43.8 करोड़ वर्ष पहले से 40.8 करोड़ वर्ष पहले का जो टाइम पीरियड रहा है, उस समय ये वनस्पतियाँ सबसे पहले उगी थी पृथ्वी पर। इसी समय स्थल पर क्या है, पहली बार वनस्पति का उदय हुआ। और ये वनस्पति कैसी थी, वनस्पति थी पत्ती विहीन। वनस्पति कैसी थी, पत्ती विहीन वनस्पति थी ये। इसके जो पेड़ होते थे उन पर पत्ते नहीं होते थे। इस तरह की जो वनस्पतियां हैं उनके अवशेष कहाँ से मिले हैं, इन वनस्पतियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से इसके अवशेष मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया से। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट मतलब ये पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद आता है डेवोनियन कल्प। उसके बाद क्या आता है, डेवोनियन कल्प। डेवोनियन कल्प डेवोनियन पीरियड, इसकी जो समय अवधि है वो क्या है, हम लोग सिल्यूरियन कल्प तक आ गए, यानी कि 40.8 करोड़ वर्ष तक आ चुके हैं। तो 40.8 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के लगभग 36 करोड़ वर्ष, लगभग 36.0 करोड़ वर्ष पहले तक का जो टाइम है वो क्या है, डेवोनियन पीरियड में आता है, डेवोनियन कल्प में आता है। इस कल्प की जो अवधि है वो 4.8 करोड़ वर्ष तक रही। मतलब ये जो समय रहा इसका जो टाइम पीरियड रहा इस कल्प का, वो कितना था, 4.8 करोड़ वर्ष का। 4.8 करोड़ वर्ष तक ये डेवोनियन कल्प रहा। इस समय सागरीय भाग का ह्रास और स्थल भाग का विस्तार हो रहा था। इस समय की विशेषता क्या है डेवोनियन कल्प की, सागरीय भाग का क्या है, भाग का ह्रास देखा गया इस समय, और क्या है जो स्थल भाग है उसका विस्तार, स्थल भाग का विस्तार, स्थल भाग का विस्तार देखा गया इस समय, विस्तार हो रहा था इस समय। और सागरीय भाग का क्या है, ह्रास हो रहा था। सागर में रीढ़ वाले जीवों का
तथा मत्स्य का विकास तीव्र गति से हो रहा था। इस समय सागर में रीढ़ वाले जीव, और मत्स्य मतलब मछली का विकास और रीढ़ वाले जीवों का विकास तीव्र गति से हो रहा था। इस कल्प में, डेवोनियन पीरियड में, रीढ़ वाले जो जीव हैं और जो मछलियां हैं, इनका सागर में तीव्र गति से विकास देखने को मिलता है। ये कल्प मछलियों के लिए अधिक अनुकूल था और ये जो कल्प है डेवोनियन कल्प, ये क्या है, मछलियों के लिए अधिक अनुकूल था। मछलियों के लिए अधिक अनुकूल था। अतः शार्क जैसी विशाल मछलियों का उदय हुआ। और क्या है, शार्क जैसी मछलियों का उदय हुआ। शार्क मछली का उदय इसी समय हुआ था डेवोनियन कल्प में, जिसकी लंबाई 20 फुट तक थी। और इसकी लंबाई कितनी होती थी? 20 फुट। 20 फुट लंबी होती है शार्क मछली। अभी उस समय की बात कर रहे हैं जब ये शार्क मछली उस समय क्या है, इसकी उत्पत्ति हुई, तो उस समय ये 20 फुट की होती थी। इसलिए इस काल को मत्स्य युग भी कहते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि मछलियों की उत्पत्ति का काल ये रहा है, मछलियों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल समय था ये, तो इस कारण से जो डेवोनियन कल्प है उसको मत्स्य कल्प भी बोलते हैं, मत्स्य युग भी इसको बोलते हैं। इसी समय उभयचर जीवों, जल व थल दोनों में रहने वाले जीवों का उदय हुआ। इसी समय उभयचर का उदय हुआ। उभयचर जो होते हैं, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक, कछुआ, जल और थल मतलब स्थल। दोनों में रहने वाले जीवों का उदय हुआ, मतलब उभयचरों का उदय हुआ। इस समय सागरीय रीढ़ वाले जीव स्थल की तरफ गमन करने लगे, क्योंकि उनके लिए वहाँ पर प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ मौजूद नहीं था। अब ये क्या है, जो एक तरह से अनुमान है कुछ अवशेषों के आधार पर, जो सागरीय रीढ़ वाले जीव थे, जो सागर में रहते थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्थल की तरफ गमन किया। ये कहाँ बढ़े? स्थल की तरफ, स्थल की ओर इन्होंने गमन किया, क्योंकि क्या है, प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ इनके लिए सागर में मौजूद नहीं था, क्योंकि उनके लिए वहाँ पर प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ मौजूद था। मतलब सागर में तो था ही, लेकिन सागर के जो रीढ़ वाले जीव थे वो स्थल की तरफ जाने लगे, क्योंकि स्थल पर क्या है, प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ मौजूद था। ये स्थल की ओर जाने क्यों लगे? क्योंकि प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ वहाँ पर क्या है, उपस्थित था या मौजूद था। इसलिए सागरीय रीढ़ वाले जीव स्थल की ओर गमन करने लगे। जमीन पर जंगलों की मात्रा बढ़ने लगी
और फर्न मुलायम पत्ती वाली वनस्पति जैसी वनस्पति का विस्तार हुआ। डेवोनियन कल्प में क्या हुआ? जमीन पर जंगलों की मात्रा बढ़ने लगी। जंगलों की मात्रा में वृद्धि हुई। जमीन पर, स्थल पर जंगलों की मात्रा में वृद्धि हुई और फर्न जैसी वनस्पतियों का विस्तार हुआ। और फर्न, फर्न क्या है? मुलायम पत्ती वाली वनस्पति। मुलायम पत्ती वाली वनस्पति, इसका क्या है? विस्तार हुआ। जमीन पर क्या है? स्थल पर जंगलों की मात्रा में वृद्धि हुई और क्या देखने को मिला? जो फर्न वनस्पति थी, मतलब मुलायम पत्ती वाली जो वनस्पति थी, उसका विस्तार हुआ डेवोनियन कल्प में, डेवोनियन पीरियड में। अब आता है कार्बोनिफेरस कल्प। अब इसके और आगे बढ़ते हैं वर्तमान की ओर। कार्बोनिफेरस कल्प। कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड है, इसकी क्या विशेषताएं रहीं और क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले? तो इन सारी बातों की हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कार्बोनिफेरस जो कल्प है, इसके बारे में हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय।